नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग जो देख रहे हैं लगातार कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग प्लीज फॉलो कीजिएगा, है ना। और साथ के साथ कोशिश करें कि जितने भी क्वेश्चंस हम जिस टॉपिक से देख रहे हैं उसको रिवाइज करते चलें, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारे पास है कि हाल ही में किस राज्य में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया, ठीक। तो इम्पोर्टेंट रहा ये इवेंट, नवंबर 2024 में आयोजित किया गया था कांगड़ा रीजन में, ठीक है। कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने जांच, खुफिया, विशिष्ट प्रचालन और फॉरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक की स्थापना की है? तो इन सभी क्षेत्रों में जो कर्मी है ना, एक तरीके से अपना बेहतर प्रदर्शन दे रहे हैं तो उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा प्रतिवर्ष। तो इसकी स्थापना की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और इसमें ये है कि प्रतिवर्ष जो हमारा ये है ना 31 अक्टूबर, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, तो उसके अवसर पर ये प्रदान किए जाएंगे लोगों को। और 2024 की हम बात करें तो ये दिया गया है जो है कुल 463 है ना ऐसे कर्मियों को। तो ये तीनों बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस भारतीय शहर में स्थित है? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और जो है हैदराबाद में स्थित है ये। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सौर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये। लगभग इसकी जो कैपेसिटी है 600 मेगावाट की। ये है आपका ओमकारेश्वर डैम प्रोजेक्ट जो है ना, नर्मदा रिवर से संबंधित, कहाँ पे स्थित है? खंडवा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती को 2024 से 2026 तक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के साथ मनाएगी? तो ये जो है उसमें अक्टूबर 2024 में यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो 150वां बर्थ एनिवर्सरी है इनका, ये 2 साल तक लगभग कई तरह के फंक्शंस और जो है आयोजनों के साथ पूरे भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल जी का जो जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875, कहाँ पे? नांडियाड है गुजरात में। 29 से 31 अक्टूबर, ये बेसिकली 2024 की बात हो रही है। तो इसके मध्य जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जो है मेनली क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है अफ्रीका के लोगों पे, है ना, उसके संबंध में आयोजित था और ये जिम्बाब्वे में हुआ था। हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है? जो है आजकल आप देख ही रहे होंगे अपने आस पड़ोस में कि सोशल मीडिया का इफेक्ट जो है बच्चों को बहुत प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो इसी से बच्चों को काइंड ऑफ प्रोटेक्ट करने के लिए प्रपोजल ये रखा था नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है कि अभी आप बताइए कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो गया है या नहीं। हाल ही में किसने 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता है? अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए और इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है पुनः जीते हैं और उन्होंने हराया था किसको? कमला हैरिस को। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में थोड़ा गलत है, ठीक। तो फिलहाल ऑप्शन फर्स्ट। और कुछ कुछ बेसिक बातें हैं अमेरिकन जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, जैसे वहां पे कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार जो है या तो लगातार या 2 बार में चुना जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक। जैसे भारत में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। और 4 साल का इनका कार्यकाल होता है ना। तो इस तरीके से 2-3 बातें ध्यान रखिए जो मुख्य हैं। 20 से 28 नवंबर 2024 तक 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन स्थल बताना है, ये गोवा में हुआ था, ठीक है। एडिशन ध्यान रखिएगा 55th। भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत वृहत हिमालय की जो ये मानसरोवर झील है उसके निकट है। इसको मैप पे भी लोकेट कीजिएगा
तो मानसरोवर लेक के जो है अराउंड से 3 मेजर रिवर्स का ओरिजिन होता है। कौन कौन सी हमारी? ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंडस, सिंधु। ठीक है, इसमें से किस अग्रणी बंगाली महिला ने 1910 और 13 के बीच अपनी आत्मकथा अमर कथा को धारावाहिक के रूप में प्रदर्शित किया था? तो जो सीरियल्स आप टीवी वगैरह में देखते होंगे, है ना, तो कुछ उसी क्रम में इसका प्रदर्शन किया गया था। विनोदिनी दासी नाम था इनका। ठीक है, अच्छा, इसमें चीज ये ध्यान रखेंगे, इसी ऑप्शन में लिखा है रस सुंदरी देवी, है ना, तो ये पहली महिला कह सकते हैं, जैसे क्वेश्चन भी ये शायद पूछा गया पहले कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल टू राइट ऑटोबायोग्राफी, तो ये थी। और इनकी जो जीवनी है उसका नाम था अमर जीवन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको देखें, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही गलत क्या पूछा जा रहा है। त्रिपिटक की बात हमने पहले की है, तो सुत्त पिटक का हिस्सा है थेरी गाथा, ये बिल्कुल ठीक है ना। त्रिपिटक जो बुद्धिस्ट फिलोसफीज जो कह सकते हैं चीजें मेंशन्ड हैं इन तीनों पुस्तकों में, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो सुत्त पिटक जो है ये 5 निकायों में विभाजित है, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, है ना। सुत्त पिटक में मेनली जो है वही धम्मा फिलोसफी जो है बुद्ध की, है ना, उसपे कलेक्शन है। तो ये 5 निकाय भी ध्यान रखेंगे, दीघ निकाय जैसे है ना, मध्यमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक, तो ये तो खैर इसकी बात हो गई। और थेरी घाता में ही जो मतलब कंटेंट है क्या है, तो उसमें जो बुद्धिस्ट भिक्षुड़ियां थी, है ना, फीमेल्स, तो उनके द्वारा रचित छंदों का संकलन है इसमें। तो दोनों बातें हमारी ठीक है। इनमें से किसने कभी भी वित्त मंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? तो भारत के वित्त मंत्री के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कभी कार्य नहीं किया है। ये भारत के कह सकते हैं कि प्रमुख पद, जैसे गृह मंत्री रहे, है ना, उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इनका नाम जाना जाता है। जैसे इंदिरा गांधी करीब 1970 के आसपास देखेंगे फाइनेंस मिनिस्टर रही, मनमोहन सिंह 91 ऑनवर्ड्स, राजीव गांधी 1987 अराउंड, है ना। तो ये सभी प्रधानमंत्री बनने से पहले वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहे। नेक्स्ट है, भारत में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन है? जोनल काउंसिल्स की बात करें तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट बना था 1956 में। उसके माध्यम से भारत को 5 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कई राज्य और यूटी अलग अलग में आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बीच में, है ना, कॉपरेशन वगैरह जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे अच्छा हो सके। ठीक, तो सभी के अध्यक्ष जो है यूनियन होम मिनिस्टर ही होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। और जैसे ये मतलब जो 5 हमारे जोनल काउंसिल्स हैं कौन कौन से, तो जैसे नॉर्दर्न यहाँ पे लिखा था, फिर जैसे साउदर्न ले लीजिए, है ना, सेंट्रल, ईस्टर्न और वेस्टर्न। स्वतंत्र भारत में संसदीय सचिव का कार्यालय पहली बार किस वर्ष में बनाया गया था? तो पोस्ट इंडिपेंडेंस 1951 में इस ऑफिस का क्रिएशन किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको उनके पार्लियामेंट्री वर्क में एक तरीके से असिस्ट करना। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी ध्यान रखेंगे, और ये प्रोविजन है आर्टिकल 76 सब क्लॉज 1, है ना, इसको चुनेंगे। और अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, है ना। संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस देश से लिया गया है? ऑफिस ऑफ सीएजी जैसे आर्टिकल 148 से 151 के बीच में पढ़ेंगे, इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है ब्रिटेन से ही हमने अडॉप्ट किया है सिस्टम। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो एससी समुदाय से संबंध रखने वाले हमारे लोगों के लिए लोकसभा में, जैसे जो लास्ट डिलिमिटेशन कमीशन था 2008 वाला, तो उसके अनुसार 84 सीट्स इनके लिए हैं। और एसटी की भी बात करें तो इसमें भी 47 सीट्स हैं। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितना है? देखिए, लोकसभा जो है उसकी कोई भी मीटिंग जैसे होती है, सेशंस होते हैं ना, तो प्रत्येक दिन, है ना, तो एक कोरम का मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कह सकते हैं, है ना, अगर उतने नहीं है तो मीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो पूरी हाउस की जो स्ट्रेंथ है, जैसे हमारी 550 है मान के चले, तो उसका 1/10 हिस्सा उतने लोग मौजूद होने चाहिए, तभी हाउस की मीटिंग कन्वीन की जा सकती है।
अब है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जो गणपूर्ति या कोरम है वो कितना होना चाहिए। तो पहले भी जैसे हमने बात की है कि मान लीजिए किसी सामान्य विधेयक में असहमति है, तो वैसे स्थिति में दोनों हाउसेस का ज्वाइंट सेशन कॉल किया जा सकता है आर्टिकल 108 के तहत। ठीक, तो ऐसी स्थिति में भी दोनों हाउसेस के, मान लीजिए लोकसभा में 100 लोग हैं और राज्यसभा में 50 लोग हैं, ठीक है, तो 150 हो गया, तो 150 का भी 1/10 हिस्सा। ठीक है, तो ऑप्शन में थोड़ा गलत है, दोनों ही कॉमन है ना, मतलब वही चीज है। पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो जैसे राज्यसभा का आप जानते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से इसके लोग चुने जाते हैं और नॉमिनेट होते हैं। तो पहली बार इस हाउस की स्थापना इंडिपेंडेंस के बाद की गई 3 अप्रैल 1952। ठीक, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। तो इस समय इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे। ठीक है, फिर इसको रीनेम किया गया राज्यसभा के नाम से 1954 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद किससे मिलकर के बनता है? पार्लियामेंट जो हमारी है 3 चीजों से मिलकर के बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बिल जैसे यहाँ आया लोकसभा में, फिर इससे पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, इससे पास होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास क्यों जाता है? इसीलिए क्योंकि वो पार्लियामेंट के हिस्सा है। ठीक, तो इनके बाद जब इनका उस पर सहमति मिलती है तब जाकर के वो कोई लॉ बनता है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते इसमें से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो जो भी हमारे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, कुल 34, तो इनके जो सैलरीज वगैरह है और अलाउंसेस, इसका कह सकते हैं निर्धारण करती है पार्लियामेंट, और ये स्पेसिफाइड है आर्टिकल 125 कॉन्स्टिट्यूशन के इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अर्थ ये होता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे ना, सर्वोच्च न्यायालय, तो इसके जितने भी हमारे ये है ना ऑर्डर्स है ना, जजमेंट्स या फिर अदर जो प्रोसीडिंग्स हैं, उसको प्रिजर्व किया जाएगा और वो रेफर किया जा सकते हैं फर्दर चल करके। ठीक है, तो ये हमारे वही भाग 5 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 129। भारतीय संविधान का संरक्षक इसमें से किसको माना जाता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है हमारा ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है इंटरप्रिटेशन, प्रोटेक्शन, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं और फंडामेंटल राइट्स के है ना इंश्योर करने के लिए। तो ये जो है ध्यान रखेंगे। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पत्ति हुई थी इसकी? तो देखिए किसी भी सार्वजनिक हित के मुद्दे पे कई बार आपने देखा होगा कि PIL वगैरह दाखिल करते हैं लोग कोर्ट में, है ना। तो जो है सबसे पहले ये 1960s में शुरू हुआ था US में, है ना। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इंडिया में जस्टिस PN भगवती का नाम सुनेंगे उनके समय के दौरान, है ना। मुख्य रूप से इनका नाम आता है इसको भारत में इंट्रोड्यूस करने के रेफरेंस में। देखिए वो क्वेश्चन ही आ गया, इसमें से किस न्यायाधीश ने भारत में जनहित याचिका का मार्ग प्रशस्त किया था? तो अभी जैसे हमने बताया PN भगवती और ये VR कृष्ण अय्यर, है ना। 2 लोग हैं जिन्होंने इंडिविजुअल्स को, है ना, दूसरों पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे मतलब ये पिटीशन फाइल करने के लिए एक तरीके से अलाउ करने में योगदान दिया। तो इन दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे PN भगवती जी का नाम था नहीं, है ना, तो ये नाम है तो हम इसको चुनेंगे। दोनों नाम मतलब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये शब्द पद किसने गढ़ा था? तो एक मतलब कह सकते हैं जुडिशियल एक्सपर्ट थे ये आर्थर जूनियर, ऑप्शन डी में। ठीक है, तो इन्होंने आर्टिकल एक लिखा था द सुप्रीम कोर्ट 1947, है ना, तो वो पब्लिश हुआ, उसमें ये टर्म दिया गया। बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, किसी कोर्ट्स वगैरह किसी जैसे लेजिस्लेशन को इनवैलिडेट करें या फिर कोई स्पेशल जुडिशियल डिसीजन दें, तो वो होता है मतलब कि जुडिशरी एक्टिव है एक तरीके से, है ना, उसको समझ सकते हैं आप। तो ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो कोर्ट्स में आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में ही वर्क होता है, तो ये बेसिकली स्पेसिफाइड है आर्टिकल 348, है ना, मेनली सब क्लॉज 1 में। ठीक है, और इसमें ये भी है कि जब तक जैसे फर्दर पार्लियामेंट अगर लॉ बना देती है कि इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज को यूज किया जाए, तब तक इंग्लिश में ही कार्य होंगे।
संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा? जितने भी स्टेट हैं आप देखते हैं वहां पे विधानमंडल है ना, यानी कि हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होगा, है तभी वहां के लेजिस्लेशन या इस तरह की चीजें होती हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल मतलब भाग 6 के आर्टिकल 168 में। इसमें से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी का अलाउद्दीन खिलजी, तो जो इसका एम्पायर था उसकी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने एक स्पेशल सेना, स्पेशल आर्मी तरीके से कह सकते हैं बनाई, है ना। और कुछ स्टैंडिंग आर्मी भी इसने बनाई थी, है ना। एक मॉडल पूछा जाता है किस मॉडल पे थी ये, तो उस समय के तुर्की मॉडल पे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य इंपॉर्टेंट साम्राज्य रहा, तो इसने निम्नलिखित में से किसको कर मुक्त कृषि भूमि प्रदान की थी? तो टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड दिए जाते थे ब्राह्मण्स को इस काल में, ऑप्शन सी को चुनेंगे। और ऐसे लैंड को क्या बोलते थे? अग्रहार। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और बेसिकली ये जो डिक्लेरेशन मतलब ऐसे लोगों को दिया जाता था, तो वो कॉपर प्लेट चार्टर्स बनाए मतलब दिए जाते थे, ये भी पूछा गया है, तो उसको भी ध्यान रखें। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर करके स्वराज्य सभा रख लिया था? फ्रीडम स्ट्रगल के इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस बने, फाउंडर ईयर, ये सब चीज प्लीज पढ़िएगा। जैसे जो लोग हमारे पेड ग्रुप वगैरह में हैं उन्होंने देखा होगा, लिस्टिंग वगैरह में भी चीजें काफी अच्छे से दी हैं या कंपाइलेशन में है, तो प्लीज इसको पढ़िए। और यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन भी देना चाहेंगे, अभी होली के अवसर पे हमारे पेड ग्रुप्स में 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है सभी ग्रुप्स पे, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आपके पास इनफ टाइम है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अक्टूबर में आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है 12 अक्टूबर को, तो आप अभी से बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे ग्रुप्स में जुड़ करके कर सकते हैं। इस फायदे का भी 15% का लाभ आप लीजिए। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा हमारे मेंस के ग्रुप, अन्य किसी एग्जामिनेशन के ग्रुप जैसे आरओ एग्जामिनेशन हो गए या एमपीपीसीएस वगैरह हो गए, बीपीएससी के एग्जामिनेशन, इसके भी अगर आप इच्छुक हैं तो इन सभी ग्रुप्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे 3 मोबाइल नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, या फिर वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी ये 3 नंबर बताए जाएंगे, आप इस पर सीधे कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन दें। और बिल्कुल देरी ना करते हुए आप जुड़ जाइए अभी से। अगर आप अगर चाहें तो तैयारी शुरू करें, आपके पास समय पर्याप्त है, आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे अगर हम लौट के आए तो ये ऑल इंडिया होम रूल लीग 1916 में जिसकी स्थापना होती है, तो 1920 में आकर के इन्होंने अपने नाम को रीनेम किया स्वराज्य सभा के रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे? 1885 अराउंड इसकी स्थापना होती है। फिरोज शाह मेहता, ये बदरुद्दीन तैयब जी और काशीनाथ त्रिम्बक तिलंग, ये नाम था इनका पूरा। ठीक है, तो तीनों ही थे, ऑप्शन डी है ना। वही बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई, ये भी ध्यान रखें। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई और किसके द्वारा की गई? ठीक है, तो ये ब्रिटिश लॉयर थे विलियम जोन्स। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। और इस ये भी पूछते हैं कि इसका कह सकते हैं फाउंडेशन किस लिए किया गया, तो यहाँ पे आर्ट्स, साइंसेस, लिटरेचर, हिस्ट्री, है ना, इन सब चीजों का एक तरीके से स्टडीज को इनकरेज करना, है ना। 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किस संघ की स्थापना की गई? ब्रिटिश टाइम पीरियड के ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इसके फाउंडेशन ईयर और ये फाउंडर्स प्लीज पढ़िएगा, ये अक्सर मतलब हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। 1866 के अराउंड इसकी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना हुई थी, और ऑब्जेक्टिव यही था कि जो है आइडियाज डिस्कस किए जाएं कि कैसे जो इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो बढ़ाया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इसके अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885, ठीक है, इसमें होती है। तो हर साल इसके एनुअल सेशंस होते थे और उसमें अध्यक्ष जो है वो होते थे, है ना, उनका चुनाव होता था। तो ये आपका जो है नाइनटीन 39 में त्रिपुरी सेशन हुआ था। ठीक है, तो वहां पे इन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह जो है इसकी स्थापना की थी।
किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH क्या होता है, ये एथेनॉल, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जो है जाइमेज हमारा जो है एंजाइम है, बेसिकली जो है ये जो यीस्ट का फर्मेंटेशन वगैरह है उसी प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी। इसमें से किस विटामिन को एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? जितने भी विटामिन हैं है ना, उसके कुछ हमारे जो केमिकल या साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज सबको देख लीजिए एक बार लिस्टिंग्स वगैरह में से। विटामिन D2। इसमें से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैसे कुछ जहरीले चीज है ना आपकी बॉडी में, जैसे काट वाट ले सांप वगैरह है ना, तो वैसी स्थिति में है ना विटामिन के जो है इसका यूज करते हैं। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम या कह सकते हैं जैसे हमारा बॉडी ही है ना, तो उसमें रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या होता है? तो एंजाइम ही होता है ये हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी। मतलब ऐसे समझ सकते हैं क्या है, एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में कार्य करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस को है ना स्पीड अप करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? बॉडी में जो भी, जैसे हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला पदार्थ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो जो है डिकम्पोजिशन के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज क्या है? हमारा ब्लड शुगर। फलियां, जैसे कई तरह की सब्जियां हमने देखी होंगी जो फली के रूप में होती हैं, तो अत्यधिक पौष्टिक मानी जाती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा होती है किसकी? प्रोटीन की, है ना, मेनली प्रोटीन। इसके अलावा जैसे ये फाइबर, फोलेट, है ना, ये सब गुड सोर्स हैं प्रोटीन के, नेचुरल प्लांट बेस्ड सोर्स कह सकते हैं। इन विकल्पों में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा? तो न्यू टिश्यूज के ग्रोथ के लिए इसमें से रिस्पॉन्सिबल होगा ये चीज, है ना, या पनीर, ठीक है, प्रोटीन रिच। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित होता है? विटामिन ए जो कि हमारे विजन के लिए, आईज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन ऑप्शंस में से कहाँ पे स्टोर होता है ये आप पढ़ लीजिए और इसका उत्तर हमको कमेंट करके बताइए। हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है, जितने क्वेश्चंस देखे हैं जिस संबंधित टॉपिक से उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिए साथ के साथ, और जो भी आपके कुछ उत्तर पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आपको कि 15% डिस्काउंट का लाभ आप ले सकते हैं होली तक, है ना। तो प्लीज जो है जल्दी से अगर आप एडमिशन चाहें तो हमारे नंबर्स पे क्वेरी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 मोबाइल नंबर जो हमारे हैं, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।